Hello everyone and welcome to yet another session of our coordinate geometry section, जिसमें हम लोग कोनिक सेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके प्रीवियसली हमने उसके अंदर से सर्कल और पैराबोला के बारे में बातें कर रखी। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग एलिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। और पहले ये बता दूं कि एलिप्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला रीजन तो एलिप्स जब तुम पढ़ोगे तो एलिप्स के अंदर में जो भी कंसेप्ट मैं तुम्हें बताऊंगा उसके 80% कंसेप्ट सेम रहने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट कोनिक सेक्शन फिगर दैट इज हाइपरबोला। अगर तुमने एलिप्स के कंसेप्ट्स को समझ लिया तो तुम्हारा 80% हाइपरबोला डन है। दैट मींस कि कोनिक सेक्शन का जो वेटेज मैंने तुम लोगों को बताया था कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला मिला के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन तो आज के सेशन में ही पक्के हो जाएंगे। तो कंसेप्ट्स को सीखने के बाद जब तुम क्वेश्चंस में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तुम आराम से कर पाओगे। तो तुम्हारा मेन फोकसिंग रहेगा कि किस तरह से मैं तुम लोग को एलिप्स के कंसेप्ट्स बता रहा हूं सो दैट तुम्हें हाइपरबोला समझने में भी दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग एलिप्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि ये एलिप्स क्या चीज होती है, इसके अंदर यूज होने वाले टर्म्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से ये पैराबोला से अलग होता है और किस तरह से ये हाइपरबोला के साथ सेम होता है। इन सब के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम। तो एलिप्स होता क्या है? तुम लोगों को याद होगा कि जब हम इस कोनिक सेक्शन में पहले टॉपिक को कर रहे थे सर्कल, तो मैंने जब भी कोई सेक्शन यहाँ पे उठाया है तो उसके डेफिनेशन के साथ उठाया है। तो सर्कल का पहले मैंने तुम्हें डेफिनेशन दिया था, उसके बाद वो खत्म हुआ 3 क्लास में, फिर हम पैराबोला में गए तो पैराबोला का भी मैंने तुम लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन दिया था। तो उसी तरह से जब हम एलिप्स के बारे में बात करने वाले हैं तो एलिप्स का भी एक डेफिनेशन होता है जो कि तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस डेफिनेशन को लेके ही तुम्हारे पेपर में कई बार क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। वो इस डेफिनेशन को यूज करके इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एलिप्स होता क्या है, इसके डेफिनेशन को लेके ही इसकी बाकी सारी चीजें डिराइव भी होंगी और हम क्वेश्चंस में भी जाएंगे। तो डेफिनेशन है कि इट इज दैट मींस एलिप्स इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट the sum of its distances from two fixed points in the same plane is a constant which is equals to 2a and the two fixed points are called focus। अब देखो ये डेफिनेशन तो डिक्टेट करने के लिए अच्छा है, अगर मैं इसको बिना फिगर के साथ तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले एलिप्स को इमेजिन करना सीखो। पहले ये देखो कि तुम्हारे आसपास वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एलिप्स है। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले क्या आएगा? रग्बी बॉल आएगा। रग्बी बॉल अगर तुम लोगों ने देखा है, रग्बी गेम होता है उसमें एक बॉल यूज करते हैं, तो दैट इज द शेप ऑफ अ एलिप्स। और अगर एलिप्टिकल पाथ के बारे में इमेजिन कर सकते हो तो तुम्हारा जो रेस कोर्स होता है, क्योंकि रेस कोर्स को लेके तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो रेस कोर्स जो होता है जहां घोड़े दौड़ते हैं वो भी एक तरह से एलिप्टिकल पाथ होता है। अंडे को अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो वो भी एक तरह का एलिप्स ही है। कहने को तो ये भी कहते हैं कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, तो वो भी एक एलिप्स का ही शेप है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग के दिमाग में शेप्स बनने स्टार्ट हो गए होंगे। तुम्हारे बॉडी के अंदर अगर देखें तो ये जो आंखें होती हैं हमारी, अगर जैसे मैंने आंखें अभी बंद की हुई हैं या आंखें मैंने खोली हैं, तो ये भी एक एलिप्टिकल शेप ही होता है अनलेस और अनटिल ये डिस्टॉर्टेड ना हो। तो लिप्स वाला पार्ट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी एक एलिप्टिकल शेप है अगर ये डिस्टॉर्टेड ना हो। तो कम से कम जितने एग्जांपल्स मैंने दिए हैं इससे तुम्हें एलिप्स के शेप के बारे में तो आइडिया हो गया होगा। अब मैं इसको डेफिनेशन के साथ फिट करता हूं। मैंने जो डेफिनेशन बोला है अभी तुम लोग को, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला मैंने कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। थोड़ा गंदा बन गया लेकिन ध्यान से समझना इसको। ये एक एलिप्टिकल पाथ है जिसके ऊपर अगर तुमने कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ये दो मैंने एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी है। अब एलिप्स के ऊपर तुम कहीं पे भी अगर पॉइंट ले लेते हो और उसको ज्वाइन करते हो दो फिक्स्ड पॉइंट के साथ, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इनको हम लोग फोकस बोलते हैं, तो एक बार ज्वाइन कर लो PF1 और PF2, तो इनका सम हमेशा कांस्टेंट के इक्वल आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2a। अब
तुम एलिप्स के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लेके अगर उसको ज्वाइन करते हो इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के साथ और उन डिस्टेंसेस को ऐड कर देते हो, तो हमेशा याद रखना कि ये सम हमेशा 2a के इक्वल ही आएगा और तभी जाके एलिप्स बनता है। और जब एलिप्स बनता है तो फिर जो उसकी इक्वेशन फॉर्म होती है वो होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, तुम्हें इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली चीज कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एलिप्स इस तरह से बनने वाला है जिसका मेजर पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर में है। कई बार एलिप्स को अगर तुम इमेजिन करो तो वो ऐसे भी बन सकता है, ये भी एक एलिप्टिकल शेप ही है। तो ये कैसे पता चलता है कि तुम्हारा एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है या तुम्हारा एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस है? तो ये जानकारी हमें देता है इक्वेशन में रखा हुआ ये ए और बी। अगर तुम्हारे किसी इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू b से बड़ी है तो समझ जाओ कि ये एलिप्स इस नेचर का बनेगा, दैट मींस मेजर पार्ट विल लाई ऑन x एक्सिस। लेकिन अगर तुम्हारा एलिप्स में a लेस देन b है तो फिर तुम्हारा एलिप्स ऐसे बनेगा जिसमें तुम्हारा मेजर पार्ट जो होगा वो y एक्सिस के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली तुम्हारे बाकी चीजों के कोऑर्डिनेट्स, जैसा हमने पैराबोला के अंदर देखा था, फोकस था, डायरेक्ट्रिक्स था, लेटस रेक्टम था, तो इसके अंदर में भी वो सारी चीजें आएंगी। बट यस, यहाँ पे उन सारे चीजों के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली बदल जाएंगे। तो हम लोग एक एक करके सारे कोऑर्डिनेट्स, सारे फिगर्स के अंदर जो भी एसेंशियल चीजें हैं जो बदल जाएंगी उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके फॉर्मूलास को डिराइव करेंगे। और यही वो चीजें हैं जिनको तुम्हें याद रखना है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टर्म्स को लेके आते हैं। इसके अंदर जो भी ट्विस्टेड और टर्निंग अप क्वेश्चंस होते हैं, अगर तुमने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है या मेरे इस पार्टिकुलर सेशन को अच्छे से देख लिया है तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि तुम आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पहला केस, जिसका मैं फिगर ऑलरेडी दे चुका था। मैं एक बार फिर से वो फिगर बना देता हूं, बट इस बार थोड़ा छोटा करके बना, क्योंकि मुझे इसके नीचे वो सारी चीजें दिखानी है या वो सारे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो तुम्हारे क्वेश्चन करते समय तुम्हें यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये फिलहाल तो मैंने दोनों एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर में एलिप्स। और जब मैं ये एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूं तो ध्यान रखना, इसके ऊपर एक पॉइंट मैं कहीं पे भी ले सकता हूं, लेकिन ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स है मेरे F1 एंड F2, ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, इनको हम लोग फोकस बोलते हैं। और जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इस फिक्स्ड पॉइंट को इन दोनों के साथ, तो इसका सम हमेशा इक्वल होगा 2a के साथ। ये बातें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं तुम लोगों को 5 मिनट पहले, और इसी से हमारी इक्वेशन आएगी। और वो इक्वेशन होती है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और क्या पहचान होगी कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन b है तो फिर ये एलिप्स डेफिनेटली ऐसा बनेगा। अब इसके अंदर बाकी चीजें कहां हैं, कौन सी चीजें क्या कोऑर्डिनेट लेके आती है, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे रखा है मैंने। तो सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। और ये जो c होता है ये AE के इक्वल होता है। अब तुम पूछोगे सर ये c क्या है, a क्या है, E क्या है, तो मैं एक एक करके सारी चीजें बता देता हूं। c के बारे में मैं तुम लोगों को पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। c क्या चीज है? सेंटर जो तुम्हारे एलिप्स का है वहां से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम c बोलते हैं। तो अगर मैं c को AE के इक्वल लिख रहा हूं तो ये जो a है ये होता है मेरा एलिप्स का वर्टेक्स पॉइंट, ये a है, ये a डैश है। तो ये सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा इस फॉर्मूला का a है। दैट मींस अगर मैं कोऑर्डिनेट वाइज डिफाइन करूं तो मुझे मेरे फोकस का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, फोकाई, दैट इज F1, F2 प्लस माइनस C, 0 या फिर प्लस माइनस AE, 0। अब C और A तो मैं बता चुका हूं। अब तुम्हारा क्वेश्चन उठेगा सर ये E क्या चीज है? तो E को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी का डिफिनेशन बिल्कुल वही रहेगा जो हमने पैराबोला में डिस्कस किया था। अब इसेंट्रिसिटी को मैंने कैसे डिफाइन किया था पैराबोला में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने बोला था कि किसी भी पॉइंट को अगर तुम पैराबोला के ऊपर रख के उसका डिस्टेंस नापते हो फोकस से, दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट, और फिर उसी पॉइंट का डिस्टेंस तुम नापते हो एक फिक्स्ड लाइन से जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं,
तो इन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है वही तुम्हें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू देता है। बट ये कहने के बाद अगर मैं तुम लोग को ये बोलूं कि एलिप्स के अंदर में ये डेफिनेशन सेम होता है, बट डिफरेंस ये है कि पैराबोला के अंदर में कोई भी पॉइंट जब तुम पैराबोला के ऊपर रख रहे हो और उसका डिस्टेंस तुम फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से नाप रहे हो तो वो दोनों डिस्टेंस तुम्हारे सेम होते थे। इस वजह से वहां पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है, बट यहां इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल नहीं होता, वो 1 से कम होता है। अब वो क्यों होता है ये समझाने के लिए यहां पे मैंने दो लाइंस ड्रॉ किए हैं, और ध्यान रखना ये दोनों लाइंस को ही हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तुमने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि हर चीज यहाँ पे दो दो आ रहे हैं, जैसे फोकस 2 आ गए थे, वर्टेक्स 2 आ गए हैं, और अब देखो डायरेक्ट्रिक्स भी 2 आ गया। तो जब तुम इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से नाप रहे हो तो इसी पॉइंट का डिस्टेंस तुम्हें इस डायरेक्ट्रिक्स से भी नापना पड़ेगा। तो इनका जो रेशियो होता है दैट इज नथिंग बट योर इसेंट्रिसिटी। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये बन गया E is equals to PF2 अपॉन PM डैश, और तुम ये क्लियरली बता सकते हो कि PM डैश वैल्यू जो है वो PF2 से बड़ा है। तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो लेस देन 1 ही होगा। और बाद में इस C को हम लोग डिफाइन करते हैं अंडर रूट का A² माइनस B² से, जो कि इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले को बना देगा इस केस में होल अंडर रूट का 1 माइनस B² बाई A। तो ये सारी चीजों को लेके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी मैंने तुम लोग को यहाँ पे 2-3 चीजें बता दी हैं। पहली चीज C होता क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और एलिप्स के केस में ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा वर्टेक्स, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे हल्का सा जिक्र कर दिया था तुम लोग को कि A एंड A' जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A होता है, तो इसको हम लोग प्लस माइनस A, 0 बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला में जो ये A है दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। इस पूरे लेंथ को अगर तुम एक साथ देख रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। दैट मींस इस फिगर के अंदर में AA डैश जो है वो तुम्हारा मेजर एक्सिस है, यहां से माइनस A, 0 और यहां से प्लस A, 0, तो टोटल डिस्टेंस जो बनेगा मेजर एक्सिस का वो 2A के इक्वल हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है, देखो ये पॉइंट यहां पे क्लोज कर रहा है इसको B और B डैश। अब ये एज कंपेयर टू AA डैश छोटा है, तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। और ध्यान रखना कि अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो ये B कोऑर्डिनेट जो है ये होगा 0, B, और नीचे से देख रहे हो तो 0, माइनस B, और ये B कोई नहीं ये वाला B है। दैट मींस BB डैश यहाँ पे माइनर एक्सिस का काम कर रहा है और उसकी लेंथ हो गई 2। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। यहां पे मैं फिगर में ऑलरेडी दिखा चुका हूं तुमको डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स भी यहां पे दो हैं, एक है ZM पॉजिटिव साइड में और एक है Z डैश M डैश दैट इज इन नेगेटिव साइड। तो अगर तुम इसके फुट के बारे में बात करते हो, क्योंकि फुट के थ्रू ही हम लोग इक्वेशन तक पहुंचेंगे, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दोनों साइड से एक एक आएंगे। पॉजिटिव साइड में Z है और नेगेटिव साइड में Z डैश है। तो पॉजिटिव साइड से इसका कोऑर्डिनेट प्लस का A बाई E, 0 होगा, और नेगेटिव साइड में ये माइनस का A बाई E, 0 होगा। तो इन टोटल फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया प्लस माइनस A बाई E, 0। तो यहीं से हम लोग इसका 6th पॉइंट बनाएंगे। अगर हमें फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी तुम लिख सकते हो। यहां से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी ZM, और उस साइड से देखोगे तो यही इक्वेशन हो जाएगी Z डैश M डैश। अब चूंकि तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स A बाई E, 0 से पास कर रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन अगर मैं इधर से लिखूं तो वो बनेगा x इज इक्वल्स टू प्लस का A बाई E, और अगर मैं नेगेटिव साइड से देख के लिखूं तो यही इक्वेशन बन जाएगा माइनस का A बाई E, दैट मींस x इज इक्वल्स टू माइनस A बाई E। तो दोनों को मिला के मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन दिस केस इज प्लस माइनस A बाई E। 7वें नंबर पे आता है मेरा वो लाइन जिसके बारे में हमने पैराबोला में भी डिस्कस किया था, दैट इज योर लेटस रेक्टम। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने इसका एक पूरा कंप्लीट डेफिनेशन तुम लोग को दिया था। उस डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट करता हूं, और साथ ही साथ इसके अंदर लेटस रेक्टम भी तुम्हारे दो बनेंगे, क्योंकि लेटस रेक्टम के डेफिनेशन के हिसाब से लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो किसी भी
कोनिक सेक्शन के, इस केस में तो एलिप्स है, तो इट इज पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड टचिंग द एलिप्स एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। मतलब लेटस रेक्टम एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो एलिप्स को 2 पॉइंट में टच करेगा, या किसी भी कोनिक सेक्शन को 2 पॉइंट में टच करेगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा और फोकस से पास करता होगा। इसकी लेंथ इस केस में होती है LL डैश इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन a। अब जैसे मैं ये लिखता हूं तो ये पहले मैं बता दूं कि फोकस से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये a ही रहेगा, चाहे तुम l की बात करो या l डैश की। लेकिन पॉजिटिव साइड में हो तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b स्क्वायर बाई a, और ये नीचे आ गए तो ये माइनस b स्क्वायर बाई a। कई बार एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम की जरूरत हमें पड़ जाती है। अब अगर इस साइड से देखें तो ये नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे ये माइनस a ही तुम्हारा फिक्स हो गया, दोनों का x कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई a और ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बाई a। तो इन टोटल अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेटस रेक्टम की लेंथ नापने जाओगे तो डेफिनेट सी बात है कि आंसर हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई a। अब इतनी बातें बताने के बाद 2 बातें तुम आराम से अपने आप ही निकाल सकते हो। पहली चीज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। चूंकि तुम्हें दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता है, एक साइड से प्लस माइनस c, 0 है, तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस दैट इज f1 f2, उसको तुम 2c भी लिख सकते हो, और साथ ही साथ मैंने फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a, 0 भी दिया हुआ है, तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस को तुम 2ae भी लिख सकते हो। तो f1 f2 क्या हो गया, या तो 2c या फिर 2ae। अब सिमिलरली उसी तरीके से सोचो कि ये जो 2 डायरेक्ट्रिक्स के फुट है इनके बीच का भी तो कुछ डिस्टेंस हो सकता है। तो हमने फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड के लिए लिखा है प्लस का a बाई ई, 0, और नेगेटिव साइड में लिखा है माइनस का a बाई ई, 0। तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ZZ डैश इज इक्वल्स टू 2a बाई ई। अब ये 9 पॉइंट्स तुम्हें अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, क्योंकि एक जो पॉइंट है वो सबके दिमाग में वैसे ही बैठ जाता है, दैट इज एरिया। वो मैं 10th पॉइंट यहां बना रहा हूं। किसी भी एलिप्स का अगर तुम एरिया निकालने जा रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे पाई। अब चाहे वो ये एलिप्स इस फॉर्मेट में हो या इसका जो दूसरा वाला फॉर्मेट है जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उस फॉर्मेट में भी अगर है तो एरिया का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज पाई। अब बोर्ड के ऊपर अभी फिलहाल तुम्हें जो जो चीजें दिख रही हैं वही तुम्हारा एलिप्स का पार्ट है। और ध्यान रखना, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में तुम लोगों को बोला हुआ है कि अगर तुम अभी इस एलिप्स को सीख लोगे तो हाइपरबोला के 80% कोऑर्डिनेट सेम होते हैं बिल्कुल। मतलब एलिप्स सिर्फ एलिप्स का काम नहीं कर रहा है, वो तुम्हें हाइपरबोला की भी जानकारी दे रहा है। उसके कोऑर्डिनेट्स में बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस आएंगे कुछ एक जगह में, 80% फॉर्मूला सेम होने वाला है। तो जिस तरह से अभी मैंने एलिप्स का ये फर्स्ट केस डिस्कस किया है, जिसमें मेजर डिफरेंस मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर एलिप्स के इक्वेशन में a की वैल्यू b से बड़ी है तभी जाके तुम्हारा एलिप्स इस फॉर्मेट में बनेगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर के नीचे जो a स्क्वायर बैठा हुआ है, या ये कह लो जो a है, अगर वो b से छोटा निकला तो फिर तुम्हारा एलिप्स का ओरिएंटेशन टुवर्ड्स y एक्सिस हो जाएगा। अब वो देखने में कैसा होगा ये मैं अगले स्लाइड में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैंने पहले ही तुम लोग को बोल दिया कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। लेकिन अगर तुम्हारा a लेस देन b निकला तो तुम्हारा एलिप्स का जो ओरिएंटेशन होगा वो टुवर्ड्स y एक्सिस हो जाएगा। मतलब ये एलिप्स ऐसे बनेगा। तो अगर ऐसा बना तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे टू द कोऑर्डिनेट्स, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस दिमाग को थोड़ा सा खुला रखना। अगर तुम्हें फर्स्ट केस समझ में आ गया है तो इन शॉर्ट सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि जहां जहां पे तुमने a लिखा था उस फॉर्मूला में, उन सब को अब रिप्लेस करना पड़ेगा b से, और जहां जहां पे तुमने x कोऑर्डिनेट रखा था y को गायब कर दिया था, यहां पे y कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा और x को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेजर चीजें जो है वो सब y एक्सिस के ऊपर बैठी हुई है। दैट मींस यहाँ पे जो सबसे पहली चीज चेंज आएगी वो ये हो जाएगा कि pf1 प्लस pf2 की जो वैल्यू है वो 2a के जगह 2b के इक्वल होगी। अब ये p यहां बैठा हुआ है, f1 यहां लगा दिए और f2 यहां लगा दिए। अब जब तुम इसको ज्वाइन कर रहे हो pf1 प्लस f2, तो चूंकि तुम्हारा b बड़ा है a से तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 2b के साथ। अब एक एक करके इसके अंदर वो सारी चीजें दिखा देते हैं जैसा हमने पिछले वाले में किया था।
ये हो गया तुम्हारा ए डैश, ये हो गया बी डैश, और फिर यहाँ पे 2 लाइन निकाल लो, ऊपर साइड से जेड एम रखो, नीचे वाले साइड से जेड डैश एम डैश लिखो। आई होप सबको पता है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारा। और फाइनली लेटेस्ट रेक्टम ये रहा तुम्हारा एल एल डैश, और यहां से रहा एल एल डैश। तो ये मैंने रफली एक फिगर ड्रॉ कर दिया है इस होप के साथ कि तुम्हें पिछला फिगर तो समझ में आ गया है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हम उतनी ही तेजी से लिख लेंगे या उससे ज्यादा तेजी से लिख लेंगे, इसलिए हैव रिमेंबर्ड द फर्स्ट केस। तो सबसे पहले आता है फोकाई, और फोकाई होता है F1, F2। तो वहां हमने लिखा था प्लस माइनस सी कोमा 0, लेकिन अब ये वाई एक्सिस के ऊपर आ गया है तो ये बन जाएगा 0, प्लस माइनस सी। वहां हमने उसका सेकंड कोऑर्डिनेट लिखा था प्लस माइनस ए कोमा 0, अब चूंकि ये सेकंड केस है तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी। दैट मीन्स हमने सी को इक्वल कर दिया बी के, और सी का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और सी वही है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द एलिप्स फ्रॉम इट्स फोकस, वो चीज चेंज नहीं हो रही है, बस सी का फॉर्मूला चेंज हो गया है क्योंकि इस केस में बी ए से बड़ा है। तो जब इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में निकालने जाओगे तो सी बाई बी के हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का अंडर रूट, और इस केस में भी ये ई लेस देन 1 होगा। इसी के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने बता दी एक साथ। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स तुम देख सकते हो, वर्टेक्स यहाँ पे बैठा हुआ है ए एंड ए डैश, लेकिन इस बार तुमको इसको लिखना पड़ेगा 0, प्लस माइनस बी। दैट मीन्स इस केस में तुम्हारा मेजर एक्सिस का काम जो कर रहा है उसकी लेंथ चेंज हो चुकी है तो वो ए डैश ही, लेकिन उसकी लेंथ हो गई है 2b। और इस बार तुम्हारा माइनर एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग बैठा हुआ है दैट विल बी बी डैश, और उसकी लेंथ हो जाएगी 2a। तो तुम देख सकते हो कि वहां पे और यहां पे जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो ए और बी को ही लेके आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बोला ही था कि जहां जहां पे वहां ए था उसको तुम्हें बी से रिप्लेस करना है, और जहां जहां पे वहां पे वाई कोऑर्डिनेट को तुम 0 कर रहे थे यहां पे तुमको एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करते हुए जाना है और ए को रिप्लेस करते हुए जाना है बी से। तो इस हिसाब से हमारा जो अगला फॉर्मूला बनेगा, फिफ्थ फॉर्मूला, दैट इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जेड एंड जेड डैश, वहां पे मैंने लिखा था प्लस माइनस ए बाई ई कोमा 0, यहां पे मुझे लिखना है 0, प्लस माइनस बी बाई। और जैसे ही ये लिखा तो फिर इक्वेशन भी साथ में ले लेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड एम एंड जेड डैश एम डैश, जेड एम एंड जेड डैश एम डैश। वहां पे मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स ए बाई ई कोमा 0 से पास कर रहा है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू ए बाई ई। और वही डायरेक्ट्रिक्स अगर नेगेटिव साइड से पास कर रहा है, पॉइंट तो तुम्हारा माइनस ए बाई ई कोमा 0 है लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो होता है x इक्वल्स टू माइनस ए बाई। तो दोनों को मिला के मैंने लिख दिया था x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई। लेकिन इस बार जो तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट वाइज जो चेंजेस आएंगे वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई, क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस, दैट इज F1 F2। तो अगर तुम्हें फोकस के कोऑर्डिनेट पता है तो या तो तुम उसको 2c लिख लो या फिर 2b लिख लो, जैसे वहां पे मैंने 2c और 2a लिखा था। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस जेड जेड डैश, अब वहां पे b बाई ई की जगह a बाई ई था तो मैंने 2a बाई ई कर दिया था, अब यहां b बाई ई है तो ये बन जाएगा 2b बाई। अब बारी आती है लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम डेफिनेशन में कई बार बता चुका हूं कि इट इज द लाइन सेगमेंट which is touching the ellipse at exactly 2 points, passing through the focus and perpendicular to the axis। उस केस में हमने फॉर्मूला लिखा था 2b स्क्वायर बाई ए, तो यहां पे ये चेंज हो जाएगी 2a स्क्वायर बाई बी। और अगर मैं कोऑर्डिनेट को यहां पे दिखाने की कोशिश करूं तो ध्यान रखना इस बार तुम्हारा y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो, हमने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट b लिखा था तो इस साइड में भी तुम्हारा b ही रहेगा, और यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी और यहां पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी। तो इसके अकॉर्डिंगली तुम इसके भी कोऑर्डिनेट दिखा सकते हो। अब ये नेगेटिव साइड में चला गया है तो इसका y कोऑर्डिनेट माइनस बी ही होगा और इसका भी y कोऑर्डिनेट माइनस बी ही होगा। अब ये बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर बाई बी और ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी, एंड देन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते ही तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। तो रही बात एरिया की, तो मैं एरिया पे ज्यादा एम्फासिस डालूंगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं
कि एलिप्स तुम किसी भी ओरिएंटेशन में बना लो, एरिया इसका पाई ए बी ही रहेगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर एलिप्स पार्ट। ये थ्योरी के अंदर वो सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं जिसके बेस पे तुम क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। जिस तरह से हमने एलिप्स किया है ठीक इसी तरीके से हम लोग हाइपरबोला भी फिनिश करेंगे, बट देन ज्यादा डिफरेंस वहां कोऑर्डिनेट वाइज तुमको नहीं मिलने वाला, कुछ एक चीजें ही डिफरेंट होने वाली हैं। सो मेक श्योर कि तुम्हें एलिप्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, बिकॉज वो समझ में आ गया तो हाइपरबोला बाय 1 गेट 1 फ्री वाले ऑफर के साथ तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चंस की। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे ये सारे कंसेप्ट पक्के हैं और तुमने इन फॉर्मुलास को अच्छे से समझ के याद कर लिया है तो तुम्हें क्वेश्चंस करने में कोई खासी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई एम श्योर कि जो भी तुम यहाँ पे पढ़ोगे, जो भी तुम सीखोगे और जिन क्वेश्चंस की मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा उसको लेके ही तुम्हारे वो 2 से 3 क्वेश्चन जो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला मिला के आते हैं वो तुम आराम से कर लो। तो मिलते हैं अगले सेशन में विद द डिस्कशन ऑफ हाइपरबोला पार्ट। टिल देन सारे फॉर्मूलास जो भी मैं करवा रहा हूं कोनिक सेक्शन के अंदर में, ये तुम्हारी डिमांड में ही हम लोग ये टॉपिक पहले कर रहे हैं, तो सर्कल, पैराबोला और आज एलिप्स के थ्योरी कांसेप्ट्स को हमने खत्म कर लिया है। अगला सेशन हमारा हाइपरबोला ओवर कर देगा, उसके बाद हम आराम से क्वेश्चंस के अंदर चले जाएंगे। अभी हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर में, तो हमारा जो भी सेशन अब थ्योरी के बाद होगा वो इनके क्वेश्चंस के डिस्कशन का होगा। तो फॉर्मूला की रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहो सो दैट जब हम क्वेश्चंस में जाए तो यू शुड नॉट फील न्यू कि तुम्हें ये क्या करना पड़ रहा है, बिकॉज सारी चीजें जो क्वेश्चंस होती हैं वो फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही होती है। तुम्हें वहां पे कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलने वाला, खासकर इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन रिवाइज ऑल दिस फॉर्मूलास। अगले सेशन में हम लोग हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे एंड आई एम श्योर कि अगर तुमने ये फॉर्मूलास अच्छे से पढ़ लिया तो हाइपरबोला की क्लास ज्यादा लंबी क्लास हमारी नहीं होने वाली। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।